Assalamu alaikum. Okay, can everyone hear me? ओके बेटा, सब लोग एक बात का बहुत ख्याल रखो, अपने पास कैलकुलेटर रखो, इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करना, ये बहुत की है। टेबल्स को फिल आउट करना था हमने। अभी तक क्वेश्चन टू के अंदर क्या क्या चीजें प्रैक्टिस कर ली है, एक दफा बहुत जल्दी से मैं आपको जो है वो याद करवा देता हूँ। हमने क्वेश्चन टू में क्या क्या चीजें प्रैक्टिस की हैं। हमने क्वेश्चन टू में ओवरव्यू लिया था कि क्वेश्चन टू का मार्क्स का ब्रेकडाउन कैसा होता है। हमने इन इक्वेशंस को रीअरेंज करके उनके ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन और वाई इंटरसेप्ट की एक्सप्रेशंस को लिखना सीखा था। राइट, हमने काम किया था कि वाई इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने इसकी एग्जांपल्स की थी। उसके बाद हमने किया था कि कॉलम हेडिंग्स जो है वो टेबल की कैसे लिखी जाती है, पिछली वाली क्लास में मैंने ये भी बताया था। और इसके अंदर स्पेशली जो एक रूल याद रखते हैं कि लॉग जो होता है, लोगैरिथम्स, देखो उसके अंदर जो यूनिट है वो लोगैरिथम के ब्रैकेट के अंदर ही आता है, यहाँ बाहर नहीं आता। ये बात प्लीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पिछली क्लास में मैंने डिटेल में बताई थी। ठीक है, ये देखो एक और एग्जाम्पल। 1/λ का एल जी लेना था, तो एल जी के अंदर 10 की पावर और जो यूनिट है वो उसके एल जी के ब्रैकेट के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, बस ये बात बताई थी आपको। टेबल के कॉलम हेडिंग्स कैसे लिखते हैं, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल बताए थे कि कैसे काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेसेस, और कितने उनको रिटेन करना होता है, ये बताया था आपको। ये बताया था कि अनसर्टेनिटीज कैसे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं किसी कैलकुलेटेड वैल्यू में, क्योंकि आपको टेबल में सबसे ज्यादा मेन काम तो यही करना पड़ेगा। एक एग्जांपल ये वाली 2012 का पेपर है, पेपर 5-2, इसकी एक एग्जांपल मैंने क्वेश्चन टू पार्ट बी की करवाई थी, जिसके अंदर हमने ये वाली वैल्यूज टेबल को कंप्लीटली फिल आउट किया था। अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये वाली एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो अब ये वाली एग्जांपल आपके सामने है, सब रेडी हो होपफुली। आप अपने पास प्लीज 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 ये बात का ख्याल रखो, कैलकुलेटर साथ रखो, मेरे साथ साथ करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू दिस विद मी, ताकि हम सही से वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकें। सारे रूल्स, अब जो जितनी चीजें अभी तक पढ़ी उन सबको, कॉलम हेडिंग्स जहां फिल आउट करनी है उसका ख्याल रखना है। उसके अलावा जो वैल्यूज डालनी है टेबल में, कैलकुलेटेड वैल्यू कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगी, कितने डेसिमल प्लेसेस में होगी, इस बात का ख्याल रखना है। उसमें जो अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करनी है वो उस चीज का ख्याल रखना है। 3 से 4 मार्क का टेबल होता है, तो उसको हम जो है वो अब देखने जा रहे हैं। अब देखो आपके पास वैल्यूज है एक टेबल में एम की, आपके पास एम की वैल्यू है और आपके पास टी की वैल्यू है। आपको बोला हुआ है कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ 1/m एंड वी स्क्वायर एंड इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वी स्क्वायर। तो 1/m की तो खाली वैल्यूज के अंदर आप m का रेसिप्रोकल लेके यहाँ डालते जाओगे। अब m का आप जब रेसिप्रोकल लेते हो तो उसकी पहले रो की एग्जांपल देखो। तो अभी हम ये वाली एग्जांपल कर रहे हैं, 1/0.75। 1/0.75 कैलकुलेटर में डालते हो तो क्या आता है, जल्दी से मुझे बताओ, शाबाश। अब हम स्पीड में काम करेंगे, एक्टिव रहना क्लास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग टेबल सही से फिल आउट करना सीखो। कैलकुलेटर देता है रिकरिंग डेसिमल 1.33333, ये देता है आपको डेसिमल। क्या आप ये टेबल में ऐसे ही लिख सकते हो? नहीं, आपको सोचना है कि आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। एम के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, जल्दी बताओ। एम के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 हैं। तो 1/m में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे हम लिखेंगे 1.3। वेरी गुड, तो 1.3 लिखेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो पहली वैल्यू है यहाँ पे 1.3, वो इधर आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक मिनट रुको, आ जाओ बेटा, रख दो फोन अंदर। ओके, अब दूसरी वैल्यू देखो, दूसरी वैल्यू देखो 1.25। 1.25 वाली जो वैल्यू है, अब उसके अंदर आपको थोड़ा सा दोबारा सोचना पड़ेगा कि वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में जी। 1.25 कैलकुलेटर में डालते हो तो क्या आता है, और वैसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर में 1/1.25 क्या होता है? कैलकुलेटर गिव्स यू 0.8 एग्जैक्ट। 0.8 दे रहा है आपको, क्या आप यहाँ पे 0.8 लिख सकते हो? इज दैट ओके? 0.8 इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। अब ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर में है? अब ये वाला जो कॉलम, ये वाली वैल्यू है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। यहाँ पे मिनिमम तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना ही पड़ेगा आपको, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। राइट, तो अब जो आप वैल्यू लिखने जा रहे हो वो आप कैसे लिखोगे? या तो 0.800, या फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिख सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है इतनी वेरिएशन लाने की। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी
0.800 और ये आपका हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। ऑल गुड, समझ में आ गई बात। अब तीसरा इसी तरह चेक करो। अब मैं आपको कितने करवा सकता हूँ, ऑब्वियसली एक और वैल्यू आप चेक कर लो, फिर हम जाहिर सी बात है अगले कॉलम पे जाएंगे, फिर आपको पता है आपको क्या करना है, एंड देन यू जस्ट नो व्हाट टू डू एंड यू कैन जस्ट गो फॉरवर्ड। लेट्स लुक एट द लास्ट रो फॉर एग्जांपल। सो दिस इज 3.25, 1/3.25 इज, शाबाश जल्दी जल्दी, 0.307, 0.307 एंड आगे 6 9 ये सब कुछ आ रहा है, बट ऑब्वियसली वी कांट राइट इट लाइक दिस। सो व्हाट डू वी नीड टू डू, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही चलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 0.308 करना पड़ेगा। We don't have to make the whole column the same significant figure, it's only according to the respective value. Yes Manal, you are absolutely correct. ठीक है, तो सारी बात जो है वो यहाँ पे यही है कि आपने कैलकुलेटेड वैल्यू जो है उसका आपने रॉ वैल्यू से आपने मैच करना सिग्निफिकेंट फिगर। समीन बेटा अभी तक हमने सिर्फ ये बात समझी है कि जो वैल्यू जिससे आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का केस है याद रखो, इसलिए हम जो कैलकुलेटेड वैल्यूज में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इतने ही रख रहे हैं। जैसे समीन यहाँ पे है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसके भी मैंने यहाँ रखे 2, यहाँ पे है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ भी मैंने रखे 3, यहाँ पे भी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ भी मैंने रखे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस तरह मैंने अपनी सारी वैल्यूज फिल आउट कर ली, एंड दैट्स हाउ आई विल कंप्लीट द होल कॉलम। एंड हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे जल्दी से, ऑलरेडी जो कंप्लीटेड वैल्यूज है मैंने कुछ वर्किंग की भी है पहले से, इसको यहाँ ला के रख देता है। सो एनी डाउट्स अबाउट दिस कॉलम, ये कौन सा जो रेसिप्रोकल लेना है, इट्स बेसिकली जस्ट डिवीजन, राइट। सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने यही सीखा है, the number of significant figures in the raw value should be the number of significant figures in the calculated value as well, or one more, or it could be one more. So let's suppose you wanted to make this consistent, थोड़ा सा आप इसको कंसिस्टेंट बनाना चाह रहे हो और आपको यार ये वाली वैल्यू बड़ी ऑड लग रही है, यू आर लाइक नॉट सेटिस्फाइड विद इट, यू आर लाइक यार ये बड़ा अजीब लग रहा है, तो मे बी व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट एज 1.33, maybe you can write it as 1.33, that would be considered okay, but आप ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेशन ना करो ना। व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोस आफ्टर 8 इन द, बेटा ये सिग्निफिकेंट होते हैं, ये हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो इसलिए बाद में वाले 2 जीरोस लगाने हैं। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो लेक्चर है क्वेश्चन 2 पेपर 5 का जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला लेक्चर है वो जाके लाजमी देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में सिग्निफिकेंट फिगर्स पे पूरी क्लास दी थी, राइट। सो इट्स लाइक 2 वीडियोस अगो इन द सेम प्लेलिस्ट। अच्छा अब जल्दी से आ जाओ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्क्वायर पे। सो वी स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट लिया हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वी स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होता है। वी होता है स्पीड, राइट, वी होती है स्पीड, और स्पीड आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस की वैल्यू उन्होंने आपको पहले से प्रोवाइड की हुई थी, और वो डिस्टेंस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, 5 सेंटीमीटर, और जाहिर सी बात है आपको उन्होंने वी के आपको यूनिट्स बता दी हैं, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर्ड है। इसका मतलब ये हो गया कि पहली बात है आपने वी कैलकुलेट नहीं करना, वी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर वी स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो डी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर को डिवाइड करना है, राइट। आपने वी का जब स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो डी पे भी स्क्वायर लगेगा, टी पे भी स्क्वायर लगेगा, राइट। ये बात समझ में आती है। दूसरी बात ये कि डी का यूनिट भी चेंज होगा। सो लेट्स सपोज अगर डी है 5 तो आपने उसको कैसे करके लिख लेना है, डी की वैल्यू को क्या लिख लेना है बेटा, जल्दी से बता दो। डी की वैल्यू को आप लिख लेंगे 0.05, 0.05 मीटर करके। तो अब आपने जब भी वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आपने 0.05 का स्क्वायर अपॉन और फिर रिस्पेक्टिव टाइम की वैल्यू, ये वाली टाइम की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब जरा जल्दी जल्दी से दोबारा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो भाई यहां बता दो कि आंसर पहले तो आप जब रॉ वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट करते हो तो व्हाट इज द कैलकुलेटर गिव यू, आपके कैलकुलेटर में क्या आता है, चेक करो, मुझे बताओ कि कैलकुलेटर क्या वैल्यू दे रहा है, पहले मुझे वो बताओ। टू एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज यू गेट, बट देन वी विल डिसाइड कि हमें एक्चुअली लिखना क्या है। सो 0.05 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.046 का स्क्वायर, व्हाट डज दैट गिव यू? आपके पास आ रहा होगा 1.181474448 ऑब्वियसली। सो यहाँ पे आपको पता है कि भाई अगर इस तरह वैल्यू आ रही है तो उसको एज इट इज लिख तो नहीं सकते, बट लेट्स जस्ट लुक एट इट। तो कैलकुलेटर हमें दे रहा है 1.18147 व्हाटएवर। सो अब हमें पता है
कि ये वाली वैल्यू कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, टी की वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, डी की वैल्यू कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, डी की वैल्यू असल में यहाँ पे इस वाली को देखो जो एक्चुअली क्वेश्चन में एग्जाम में जो डी की वैल्यू दी हुई थी वो ये दी हुई थी 5.0। 5.0 कितने सिग्निफिकेंट फिगर में है ये, हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर्स इज दिस। एक्चुअली मुझे इसको लिखना भी ऐसे ही चाहिए था, मुझे इसको यूं लिखना चाहिए था, यहाँ पे 0 लगाना चाहिए था। सो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, इजंट इट, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो भाई अगर ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है और टी भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है तो इसका मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, वी स्क्वायर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगा। तो 1 पॉइंट कितना हो गया पहला वाला, क्या कहते हो, ये हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस, इज दैट क्लियर। 1.18 विल बी राउंडेड ऑफ टू 1.2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। सो ये आपको वर्किंग मैंने दिखा दी है। यहाँ पे आपने वी स्क्वायर कैलकुलेट किया हुआ है, कैलकुलेटर आपको ये दे रहा है, आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखो, 1.2 लिख दो, ठीक है। वी ओनली लुक एट द डिस्टेंस, नो मनाल, वी आर लुकिंग एट बोथ। मैंने गलती से यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख दिया, आई एम सॉरी, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है। टी और डी दोनों की वैल्यू देख रहा हूँ बेटा, मैं डी के भी, टी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है और टी भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, तो एक्चुअल वैल्यू भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगी। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.2, and then the same will go on throughout the column. Throughout the column, v की value will be just considered in 2 significant figures, and that is how we will complete our entire calculation. तो मेरी v स्क्वायर की सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अब देखो आगे मैंने प्लस माइनस क्यों डाला हुआ है बेटा, क्योंकि अभी मामला okay, what if they were different? So what if D was in 2 significant figures and T was in 3 significant figures? What would we do then? अगर D होता 2 significant figures में और T होता 3 significant figures में, तो आप D को देखते हैं, जिसके अंदर कम significant figures है उसको देखते हैं। ये रूल भी हमने वहां पढ़ा हुआ है, जो significant figures की रिटेंशन वाला केस उसमें पढ़ा हुआ है। ओके, आगे प्लस माइनस क्यों डाल रहा हूँ बेटा मैं, क्या चीज है, अभी कुछ रह गया क्या इस टेबल में? यस, वी स्क्वायर में आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इंक्लूड करनी है। नाउ यहाँ पे आगे मामला थोड़े बहुत ट्रिकी हो जाते हैं। सो लेट्स सी, हमने 2 मेथड देखे थे अनसर्टेनिटी निकालने के। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप एएस के पहले चैप्टर में, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स वाले चैप्टर में आप पढ़ते थे कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले फॉर्मूलाज के अंदर कैलकुलेटेड क्वांटिटी में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे निकाली जाती है। उसका मेथड 1 हमने ये पढ़ा था, हमने ये मेथड 1 पढ़ा था। दिस वाज मेथड 1। व्हाट इज दिस मेथड एंड व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर? एक बेसिक मेथड ये है कि जो हमारा वी स्क्वायर के अंदर फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, वो डी और टी की फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी का सम होगा। बट सी, आई एम सेइंग परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल, आई एम नॉट सेइंग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात नहीं हो रही, मतलब मुझे टी की और डी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड नहीं करना, पहले तो टी की और डी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। और टी और डी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकाली जा सकती है, अब पहली रो के लिए ये काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो इससे आपके पास आएगा क्या, टी और डी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करके आपके पास वी की भी, वी स्क्वायर की भी क्या आएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी। और फिर उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर लेते हो। अब मैंने यहाँ पे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज का डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन बनाया। So what I'm saying here is, this is the fractional uncertainty in v square, right? ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, डेल्टा वी स्क्वायर, मतलब ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वी स्क्वायर। इवेंचुअली मेरा यही गोल है, मैंने इसको फाइंड आउट करना है। ये जो सर्कल मैंने किया हुआ है, ये वाला वेरिएबल में सर्कल कर देता हूँ, एंड इवेंचुअल हमारा गोल यही है, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। तो आई विल कीप इट सर्कल्ड, मेक श्योर हम इसको एंड में सब्जेक्ट बनाए, डेल्टा वी स्क्वायर, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है, अपॉन एक्चुअल वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर। तो ये क्या है, डेल्टा वी अपॉन वी क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हो जाएगी। अगर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनाना है तो इस फ्रैक्शन के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई करूंगा, इवेंचुअली वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने 100 मल्टीप्लाई किया ही नहीं, कहीं पे जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी, बट व्हाई डिड आई मल्टीप्लाई इट बाय 2? बिकॉज जब मैंने बेटा v को कैलकुलेट किया था, v स्क्वायर को, तो मैंने d और t को नहीं डिवाइड किया था, मैंने d स्क्वायर और t स्क्वायर को डिवाइड किया था। अब जब
डी के ऊपर पावर 2 है और टी के ऊपर भी पावर 2 है, तो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डी और टी की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड किया, उससे आएगी वी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। लेकिन मैं एक एक्सप्रेशन अपने लिए डिजाइन कर रहा हूँ। ये क्या आ गया? अब यहाँ पे ये फर्स्ट रो की वैल्यूज हैं, ये फर्स्ट रो की वैल्यूज हैं। लेट्स लुक एट द फर्स्ट रो एंड चेक दिस आउट। ये देखो, सबसे पहले आप डी को देख लो। डी के अंदर तो कंसिस्टेंटली 0.1 की ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 5.0, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हुआ है 0.1 डिवाइडेड बाय 5.0 मल्टीप्लाई बाय 2, ये डी का हो गया काम। ठीक है, अच्छा टी के लिए क्या है? टी की वैल्यू हर रो में डिफरेंट है और उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हर रो में सेम है, लेकिन वैल्यू डिफरेंट है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हर बार सेम नहीं होगी। तो यू कैन सी 0.002 डिवाइडेड बाय 0.046, एंड यू कैन चेक कि यहाँ पे क्या हुआ है। 0.002 डिवाइडेड बाय 0.046 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 करना था वो कर दिया। और सब्जेक्ट किस चीज को बनाना था? सर्कल किया हुआ डेल्टा वी स्क्वायर को। और यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्वियसली वी की एक्चुअल वैल्यू आएगी। वी की एक्चुअल वैल्यू आपने खुद यहाँ कैलकुलेट करके लिखी थी 1.2, ये आ गई यहाँ पे। अब वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लो, वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया तो मेरे पास डेल्टा वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया, उसकी वैल्यू आ गई 0.152। बट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का एक अनसेट सा रूल है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखनी चाहिए। उसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा होने नहीं चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर हो भी चलो चल जाता है, लेकिन कोशिश ये करो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो। तो ये 0.152 जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा प्लस माइनस 0.152, आई विल मेक इट वन सिग्निफिकेंट फिगर, सो आई राइट इट एज प्लस माइनस 0.2 एंड दैट्स अबाउट इट। तो 1.2 के आगे मैंने क्या लिख देना है? प्लस माइनस 0.2, एंड एज यू कैन सी ये काम मैंने यहाँ किया हुआ है, इसको मैंने यहाँ ला के रख दिया। सो मेरी पहली रो की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो गई कैलकुलेट। बट नाउ वंस यू आर डन, पहली रो में आपको टाइम लगेगा एंड देन दूसरी रो में शायद थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, बट बाय द टाइम यू गेट टू द थर्ड रो आपसे जल्दी जल्दी होने लगेगा। सो डोंट पैनिक, just do the first row and maybe the second row carefully and then just power through the whole of the table। जल्दी से स्पीड में करोगे। टाइम का हर वक्त आपको बैक ऑफ द माइंड में रखना है। इट्स ओनली 1 hour 15 minutes that you have, right? So आपके पास ऑन एवरेज 35 मिनट्स हैं इस क्वेश्चन के लिए भी। ग्राफ भी बनाना होगा, एरर बार्स बनाने होंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेल एंड एक्यूरेसी दैट्स रिक्वायर्ड। सो भाई आपको कैलकुलेटर पे आपका हाथ बिल्कुल साफ होना चाहिए एंड यू शुड डू क्वेश्चन 2 की प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। क्वेश्चन 1 के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन 2 के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी वेरी क्विक, ठीक है? आपका बिल्कुल, आपको टेबल देख के घबराना नहीं, आपको नंबर्स देख के आपका सर नहीं घूमना चाहिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस ज्यादा करना आखिरी दिन क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 1 के लिए टेक्निक इज मोर इंपॉर्टेंट, बट क्वेश्चन 2 के लिए प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज टेक्निक इज नॉट दैट डिफिकल्ट थिंग, द रूल्स आर क्वाइट क्लियर एंड देयर इज नो लाइक एम्बिग्विटी कि यार ये करना है ये करना है। आपको एग्जाम में सोचना कम है, काम ज्यादा करना है, आपका हाथ तेज चलना चाहिए। अब देखो दूसरी रो को भी एक दफा देख लेते हैं, दूसरी रो को भी देख लेते हैं ताकि पक्का क्लियर हो जाए। तो ये थी पहली रो, ठीक है? दूसरी रो को देख लेते हैं। अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, राइट? सो लेट्स सी क्या करना है। सबसे पहले वही एक्सप्रेशन, अब पता है क्या करोगे? अब शुरू से नहीं स्टार्ट होगे तुम, अब तुम शुरू से नहीं स्टार्ट होगे। ये रिमेंबर, ये वाली एक्सप्रेशन तुमने बनाई थी, अब तुम यहाँ पे ये तो चेंज ही नहीं करना था क्योंकि डी की वैल्यू और उसकी अनसर्टेनिटी एक ही है, तो ये तो चेंज ही नहीं होगा, राइट? तुम अपने कैलकुलेटर के अंदर ही क्या करोगे? कैलकुलेटर के अंदर ही वो जो बैक एरो वाला बटन है वो दबाना शुरू करोगे। ये नहीं करोगे कि सारा मिटा दिया। एसी मत दबाना, एसी मत दबाना, बैक एरो दबाओगे और इसको तो छेड़ोगे ही नहीं तुम। यू विल नॉट, कैन यू सी माई माउस बाय द वे? कैन एवरीवन सी माई कर्सर? बिकॉज आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी इट। जूम पे स्क्रीन शेयरिंग में कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। everyone can see what I am pointing to right now? Okay, good. So इसको चेंज ही नहीं करना। और इस ये क्या है? ये टी की दूसरी रो है। टी की दूसरी रो में जाओ, देखो टी की दूसरी रो में अनसर्टेनिटी क्या है, एंड एज यू कैन सी इट्स 0.002 और वैल्यू क्या है 0.058। इस वैल्यू को आके एंड एज यू कैन सी दूसरी रो में मैंने यहाँ पे कर दिया। तो आपको कहीं खाली जगह पेपर में इतनी ज्यादा शायद ना मिले, बैक साइड पे ये वर्किंग एक दफा कर लेना। एक दो रो के लिए वर्किंग करोगे, फिर आपको लिख के नहीं दिखाना, फिर आप कैलकुलेटर में यही इसको मिटाते जाओगे और इसी की जगह नई वैल्यूज लिखते जाओगे। और ये वाली वैल्यू कहाँ से आई? ये 0.74 कहाँ से आया? एनीवन हु कैन टेल मी दिस? ये कहाँ से आया? देखो जब पहली रो की कैलकुलेशन की थी तो मैंने वी स्क्वायर को यहाँ रखा हुआ था, ऑब्वियसली ये एंड में आकर यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने अब एक पूरी एक्सप्रेशन बना ली है और इसको मैं बिल्कुल अपने कैलकुलेटर से इरेज नहीं करूंगा।
हर रो की कैलकुलेशन में मुझे इसको इसको और इसको चेंज करना है। सो आई जस्ट गो थ्रू दिस और फिर जल्दी जल्दी जो है वो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 0.0806 आ रहा है। सिग्निफिकेंट कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? हमेशा सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर में होती है। मैंने उसको यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब मेरा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यहाँ से आ गई। मैंने दूसरी रो में 0.08 लिख देना है एंड ये वर्किंग यहाँ पे हुई भी है। और ये सारी वैल्यूज उठा के हम बस अपने टेबल में शिफ्ट कर देते हैं। एंड लेटर ऑन यू कैन गो थ्रू द होल टेबल, कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज योरसेल्फ, डबल चेक एवरीथिंग। मे बी इवन यू कैन डू इट राइट नाउ। जब तक मैं बात कर रहा हूँ आप चेक करके देख सकते हो। अब मार्किंग स्कीम से जब तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे होगे और चेक करोगे कि मेरी अनसर्टेनिटी सही आई है या नहीं, तो इसमें कंफ्यूजन होती है थोड़ी सी। और वो ये होती है कि मार्किंग स्कीम के अंदर अनसर्टेनिटीज ये वाली वैल्यूज लिखी हुई होती हैं, ये वाली वैल्यूज के आंसर्स लिखे हुए होते हैं। और इसमें अगर लेट सपोज दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि 1.3 को 1.33 भी लिख सकते हैं, तो आगे और करके लिखा हुआ होता है, राइट। ऐसे करके लिखा हुआ होता है। मैं अभी से बता रहा हूँ ताकि तुम लोग जब मार्किंग स्कीम देखो तो परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा, जो आपका अनसर्टेनिटीज है ना, अनसर्टेनिटीज की रेंज दी हुई होती है कि स्टूडेंट की सबसे छोटी अनसर्टेनिटी टेबल में 0.03 होगी और स्टूडेंट की सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी टेबल में 0.2 होगी। और ये एक बात ध्यान में रखना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अनसर्टेनिटी आपकी बस सारी अनसर्टेनिटीज इस रेंज में आनी चाहिए। दो बच्चों की थोड़ी बहुत डिफरेंट आ सकती है बिकॉज देयर इज अनदर मेथड एज वेल व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। एक और बात ये कि जरूरी नहीं है कि अनसर्टेनिटीज एक ऑर्डर में चेंज हो रही हो टेबल के अंदर। जरूरी नहीं है कि जैसे अभी देखो ऊपर वाली अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा है, नीचे वाली अनसर्टेनिटी सबसे कम है। बट दैट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी द केस। सम टाइम for example the third row or fourth row will have the smallest uncertainty or will have the biggest uncertainty। तो ये जरूरी नहीं है कि अनसर्टेनिटी जो है वो ऊपर से नीचे डिक्रीज करे या इंक्रीज करे। कभी कभी बीच वाली वैल्यू की अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा है, सबसे कम भी हो सकती है। समीन आप कह रही हो सर कैन यू जस्ट टेल द स्टेप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज, आई हैव फॉरगॉटन दिस कॉन्सेप्ट। तो मैंने होपफुली समीन अभी जो मैंने पूरा स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं वो क्लियर थे, क्योंकि मैंने कोशिश यही की कि स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूं। बट इफ यू जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर एज वेल जहां पे अनसर्टेनिटीज की हमने बात की है, द लेक्चर बिफोर दिस दैट आई टुक फॉर P5, उसके अंदर पूरी डिटेल था ही क्लास पूरी अनसर्टेनिटी के बारे में, आई थिंक। ठीक है बेटा, या उससे पिछली वाली में। तो ये हो गया सारा रो कंप्लीट। अब सबको समझ में आ रहा है। अब ये मेथड इससे एक आसान मेथड है, ठीक है। सो आई वांटेड टू गेट द कॉम्प्लिकेटेड मेथड आउट ऑफ द वे फर्स्ट, बट इससे एक आसान मेथड है। व्हाट इज द इजियर मेथड? लेट्स टॉक अबाउट दैट। जो मेथड 2 है उसकी यहाँ डिस्कशन हुई है। ये मेथड मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वी स्क्वायर में अनसर्टेनिटी निकालनी थी ना। अब वी स्क्वायर की एक्चुअल वैल्यूज आपने ये निकाली हुई है, ग्रीन में लिखी है। अब आप वी स्क्वायर की, अच्छा एक मिनट जरा सब लोग होल्ड करो, आई एम जस्ट गोइंग टू एड्रेस अ क्वेश्चन। सर कुड यू रिपीट वेयर वी गॉट 0.74 फ्रॉम? आई थिंक यू लैग्ड मी फॉर, अच्छा 0.74 कौन सी रो में है बेटा ये? ओके दिस वन 0.74, राइट। सो 0.74 कैसे आया? 0.74 बेटा सिंपली ऐसे आना है कि आपने वी स्क्वायर को डी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर से अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन 0.08, राइट। देख लो यूएवी वर्किंग। एक मिनट जस्ट रुको, आई थिंक द स्क्रीन इज अ लिटिल बिट बिहाइंड, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, ये वाली कैलकुलेशन है, दिस वन। देखो डी के अंदर वैल्यूज चेंज ही नहीं हुई, डी की वही सेम, यही इसी एक्सप्रेशन के लिए मैं वैल्यूज फिल आउट कर रहा हूं मनाल। बट दिस इज द दीज आर द वैल्यूज फॉर द सेकंड रो बिलो द येलो लाइन। ओके, तो डी की वही एज इट इज है क्योंकि डी की वैल्यू तो एक ही थी। टी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सेकंड रो से, टी की एक्चुअल वैल्यू सेकंड रो से, और ये है वी स्क्वायर की वैल्यू जो कि ऑब्वियसली इधर से जाके इधर मल्टीप्लाई होगी राइट साइड पर। यू गेट इट? ओके, नाउ द अदर मेथड, आई थिंक आपको इस पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए बिकॉज इट जस्ट अनकॉम्प्लिकेट्स थिंग्स अ लिटिल बिट। और इसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें, स्टेप्स नहीं याद रखने पड़ते। मे बी इट माइट टेक अ बिट मोर टाइम, मे बी इट विल टेक लेस टाइम, आई डोंट नो, लेकिन आप इसको देख लो। अब ये वाला मेथड जो है इसमें अनसर्टेनिटी निकालना ज्यादा आसान क्यों है? बिकॉज इट्स वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। वी स्क्वायर की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालो या मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालो। सो आई वेंट विद मैक्सिमम। और वी स्क्वायर की जो एक्चुअल वैल्यू है टेबल में उसमें से उसको माइनस कर दो और जो डिफरेंस आएगा वो अनसर्टेनिटी होगी। सो इजी, राइट? बट हियर्स व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट अ लिटिल बिट। वी स्क्वायर को आप डी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर से कैलकुलेट कर रहे थे,
अब ये वाली तो वैल्यू ऑलरेडी आप टेबल से उठा के यहाँ लिख लोगे, मैंने फिर भी यहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेशन शो की हुई है। ऑलराइट, तो ये तो वी स्क्वायर की एक्चुअल कैलकुलेशन है पहले रो की, राइट। ये डी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर से आया हुआ है। लेकिन वी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए यू शुड नो कि न्यूमरेटर में जो डी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू यूज होगी और टी की मिनिमम वैल्यू यूज होगी। अब ये बात मैंने अनसर्टेनिटीज वाले लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई थी। डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? फ्रैक्शन के अंदर ऑब्वियसली यू नो कि भाई न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी से बड़ी डालेगी तो वी की सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, और टी की वैल्यू डिनोमिनेटर में छोटी से छोटी वैल्यू डालूंगा तो वी मेरे पास मैक्सिमम आएगा। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर अबाउट दिस? ये बात सबको समझ में आ रही ना? राइट। तो अब मैंने यहाँ पे पहली रो से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब डी की वैल्यू ये मैंने 5.1 कैसे लिखी है? डी की एक्चुअल वैल्यू थी 5 सेंटीमीटर्स, मैंने 10 की पावर -2 तो लिखा हुआ है, बट व्हाई डिड आई राइट 5.1? एनीवन हु कैन टेल मी कि मैंने डी की वैल्यू 5.1 क्यों लिखी है? सो डी की वैल्यू उन्होंने हमें ये दी थी। ये 5.1 कैसे आया? कुछ समझ में आ रहा है? डी की वैल्यू देख के समझ में आ रहा है कि 5.1 कैसे हुआ? अनसर्टेनिटी उसमें ऐड कर दी तो डी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। गुड जॉब, बस यही बात समझनी थी। इसी तरह टी की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू थी 0.046, बट मैंने यहाँ पे टी मिनिमम की वैल्यू में लिखा हुआ है 0.004। सो हाउ डिड आई डू दैट? इफ यू जस्ट लुक एट द टेबल इन द फर्स्ट रो, तो टी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? टी की वैल्यू में से अनसर्टेनिटी को, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को माइनस कर दिया, तो -0.002 करके टी की वैल्यू आ गई मिनिमम 0.004। और स्क्वायर करना नहीं भूलना, जहां पे स्क्वायर हो, जहां पे अंडर रूट हो, जहां पे क्यूब हो, जहां पे लॉग हो, जहां पे एक्सपोनेंट्स हो, उनको बेटा ख्याल रखना। तो ये बस डाला और मेरे पास आ रहा है 0.162। नाउ दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल अनसर्टेनिटी दैट आई कैलकुलेटेड। देखो मैंने ये अनसर्टेनिटी कैलकुलेट किया इस मेथड से। पहले मेथड से जब मैंने कैलकुलेट की थी अनसर्टेनिटी, तो मेरे पास आई थी थोड़ी बहुत डिफरेंट आ रही है, बट इफ आई राउंड इट ऑफ तो ये 0.2 बन रही है, और उसको भी जब मैं राउंड ऑफ करूँ तो 0.2 बन रही है। ना भी बने तो क्या फर्क पड़ता है? डिफरेंट भी आ रही है, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज योर अनसर्टेनिटीज आर इन द रेंज ऑफ द मार्किंग स्कीम, दैट्स फाइन। दोनों मेथड से आंसर थोड़े थोड़े अलग आते हैं, बट डोंट वरी अबाउट इट, एज लॉन्ग एज देयर इन द रेंज ऑफ द मार्किंग स्कीम इट्स फाइन। ऑलराइट, ठीक है बेटा। एक और रो के लिए वर्किंग करके दिखाई हुई है, एंड यू कैन सी मैं हमेशा अनसर्टेनिटी को 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ कर लेता हूँ। तो मैंने फॉर कंपैरिजन जब मैं खुद इसकी वर्किंग कर रहा था तो मैंने अनसर्टेनिटीज जो है बेटा दूसरे मेथड से भी सारी निकाली है, आपके लिए पूरी ख्वारी करके रखी हुई है, ठीक है। ये अनसर्टेनिटीज मैंने निकाली है दूसरे मेथड से। ये जो बाहर ग्रीन में लिखी हुई है ना अनसर्टेनिटीज, ये मैंने दूसरे मेथड से निकाली है, देख रहे हो? तो यू कैन सी के थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। ये 0 पॉइंट पहली वाली सेम आ रही है राउंड ऑफ करने के बाद, ये वाली थोड़ी डिफरेंट आ रही है, ये वाली भी थोड़ी सी डिफरेंट है, ये वाली सेम है, ये वाली सेम है, ये वाली सेम। बट एज लॉन्ग एज दे आर इन द रेंज इट्स फाइन, राइट। जो सबसे बड़ी और जो सबसे छोटी वाली वो फिर भी सेम ही आ रही है, और वो रेंज के अंदर अंदर ही है। समझ गए बेटा? दोनों मेथड सबको क्लियर है? शुड आई गो टू द नेक्स्ट टेबल नाउ? अब हम जरा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले टेबल्स की तरफ जाएंगे जो कि लॉग्स वगैरह वाले होंगे। सो इज एवरीवन क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछो, ताकि फिर हम अगले टेबल पे बाद में जाएं। आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड दिस। टेबल सबसे की है, टेबल के मार्क्स इतने ज्यादा नहीं जितनी टेबल की इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन 2 में आपका सारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा अगर आप टेबल में जो है वो काम सही कॉन्फिडेंस के साथ नहीं करोगे। चले आ गया माज, हमना, खतीजा, शयान, मुस्कान, सब ओके बेटा? ओके चलें, गुड। लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल। एक एग्जांपल हमने पिछली क्लास में की थी, सेकंड एग्जांपल ये थी, थर्ड एग्जांपल अब हम करने लगे। सो ऑब्वियसली आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव ऑल द आंसर्स। अभी आप आंसर्स को छोड़ दो, आपको एंड में मिल ही जाएंगे सारे when you are watching the video and everything. What we are going to focus now is on the table. ये सारी लॉजिक वगैरह भी हम हटा देंगे। ओके अब इसके अंदर भी कुछ एडिशनल डिटेल ये मैंने यहाँ पे डाल दी है, बट ये आपने अपनी लॉजिक से खुद बनाना था फॉर्मूला, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें स्टूडेंट जो है वो 10 ऑसिलेशंस का टाइमिंग ले रहा था। ये 10 ऑसिलेशंस का टाइम है और ये सिंगल ऑसिलेशन का टाइम है, तो ऑब्वियसली स्मॉल टी को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो बड़ा टी आ जाएगा। अच्छा, एल जो है वो सेंटीमीटर्स में है, और एल सी एम के अंदर ही, एल सेंटीमीटर में ही उसका एल जी लेना है। अच्छा, एल जी क्या होता है? कैन समवन टेल मी? क्योंकि हमने तो लॉग पढ़ा है, तो व्हाट इज एल जी? ये लॉग है। ये एल जी का क्या मतलब है बताया हुआ आप लोगों को मैंने, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ।
because you might not just find the button of LG in your calculator. So this might get confusing for someone who has not practiced a lot, और वो पैनिक कर सकता है. So LG का मतलब क्या है? No, they're not the same. No, they're absolutely not the same. लॉग के अंदर बेस कोई भी हो सकती है. देखो लॉग का जो बटन होता है कैलकुलेटर में, दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक. लॉग का बटन कैलकुलेटर में देखने में कैसा होता है? एक यहाँ वैल्यू डालनी होती है, एक यहाँ वैल्यू डालनी होती है. अब LG का बटन कैलकुलेटर में मेरे पास तो ये FX991EX है, क्लास बेस वाला, एंड आई कांट सी द लॉग बटन, आई कांट सी द LG बटन, आई कैन सी द LN बटन. LN का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जस्ट टू रिआइटरेट, LN का मतलब होता है यहाँ पे बेस ई डली हुई है, बट उसका अपना अलग बटन है. बेस ई का मतलब होता है कि आप LN का बटन ही दबाओ. बेटा जब आपने LG डालना है, LG का मतलब क्या है बच्चे, कि यहाँ पे जो बेस है ये 10 होगी. फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 95 डालना है, तो मैं यहाँ पे 95 डाल दूँ. बट बी वेरी केयरफुल कि अगर लॉग का बटन आपको नहीं मिल रहा, लॉग का बटन, LG का बटन नहीं मिल रहा और लॉग का बटन नजर आ रहा है, तो लॉग में आपने बेस 10 डालनी है. आर बी क्लियर अबाउट दिस? ये सुन लो सारी बातें गौर से, बाद में फंस ना जाओ एग्जाम में भाई. बहुत प्रैक्टिस करके जाना प्लीज, और ख्याल रखना कि हर किस्म का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ. लॉग वाला, LG वाला, LG और आपके वही यूज हो रहे होते हैं. जस्ट बी केयरफुल. ओके, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. लॉग टू द बेस 10 इज LG. अच्छा, तो अब आपने LGL निकालना है, मतलब पहले कॉलम की वैल्यू LG में डालनी है और यहाँ पे निकालना है. सही है. और आपको LG कैपिटल T निकालना है. और देखो उन्होंने कॉलम हेडिंग्स यहाँ पे खुद डाली हुई है, बट यू विल नोटिस अगेन एंड अगेन कॉलम हेडिंग्स कभी कभार आपको भी डालनी पड़ सकती है. बट सी, अंदर यूनिट होता है, ब्रैकेट के अंदर इसके यूनिट होता है. ये बात ध्यान में रखना. 10 की पावर हो तब भी वो यूनिट के साथ ब्रैकेट के अंदर ही होती है. एनीवेज, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 3 थिंग्स. T की वैल्यू सबसे आसान है. क्या है ये? तो आपको कैलकुलेटर भी उठाने की जरूरत नहीं है ना. 19.6 है, तो क्या हो जाएगी 10 से डिवाइड करके? 1.96, 1.84. क्या कर रहा हूं मैं? 10 से डिवाइड कर रहा हूं, बस डेसिमल पीछे मूव करता जा रहा हूं, एंड दैट्स इट. ये हो जाएगा, ये काम हो जाएगा. T के अंदर हमें किसी ने नहीं बोला कि आप अनसर्टेनिटी निकालो, बस T की वैल्यू एज इट इज डालनी. तो T की वैल्यू तो सबसे आसानी से आ जाएगी. सिर्फ डेसिमल प्लेस आपने 1 प्लेस पीछे मूव करना है, एंड यू आर गुड टू गो. ओके, तो पहला कॉलम तो बहुत आसान था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. LG की बात अगर अब आप करें, LGL, सो आपको ये वाली वैल्यूज यूज करनी है और यहाँ पे आंसर लिखना है. सब अब यहाँ पे भी कोई अनसर्टेनिटी नहीं निकालनी, बट कॉम्प्लिकेशन क्या है जो आपके लिए अनयूजुअल चीज हो सकती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स या डेसिमल प्लेसेस यहाँ कैसे डिसाइड होते हैं? हु रिमेंबर्स द रूल फ्रॉम द क्लास ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? जो हमने क्लास सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेसेस वाली, यहाँ पे क्या रूल पड़ा था? कितनी रिटेन करने है, क्या चीज रिटेन करनी है? डेसिमल पे फोकस होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे फोकस होगा, क्या करना पड़ेगा? डू यू रिमेंबर द रूल? सो मैं क्योंकि कभी कभार खुद भूल जाता हूँ, तो मैं एग्जैक्ट जाके रूल वहां से पढ़ूंगा, लॉग वाला. आपको एग्जांपल्स भी करवाई थी. मेरा लो क्या लिखा हुआ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, शाबाश. कीप एज मैनी डेसिमल प्लेसेस. हमें डेसिमल प्लेस पे फोकस करना है. अब जब हम कॉलम, जो कैलकुलेटेड कॉलम है, उसमें देखना है कि कितने डेसिमल प्लेस में वैल्यू देखनी है, लेकिन उसको देखने के लिए ओरिजिनल नंबर में L के अंदर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है. तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई मेरा जो L है उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. सो जितनी भी L की वैल्यू है बेटा, वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में? सबकी सब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है. सो LGL की सारी वैल्यूज क्या होंगी? 3 डेसिमल प्लेसेस में होंगी. समझ में आ रही बात? तो आपने लिखा कैलकुलेटर के अंदर, अब आप ये वैल्यू डालेंगे, और आपका कैलकुलेटर क्या वैल्यू स्पिट आउट करता है बताओ मुझे? कैलकुलेटर क्या वैल्यू देता है जी? L log 10 और आगे डालोगे 95.0. व्हाट डज द कैलकुलेटर गिव यू? इट गिव्स यू 1 पॉइंट, क्या आ रहा है? 1.9777 ये आ रहा है ना. हम लिखेंगे क्या? हमें लिखना है 1.3 डेसिमल प्लेसेस. डॉट के बाद 3 डिजिट्स आएंगे, तो व्हाट वुड इट बी? कम ऑन, जवाब दो सारे, जाग रहे हो ना?
1.978। देखो मनाल बेटा, ये वाला 7 है तो इसकी वजह से इसको मुझे राउंड अप करके 8 बनाना पड़ेगा। एक एक चीज में स्क्रूटनी होती है बेटा, बहुत केयरफुल रहना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि क्वेश्चन 2 की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स टू रिमेंबर दैट यू कैन फॉरगेट द स्मॉलेस्ट ऑफ रूल्स एंड यू कैन मेक अ स्मॉलेस्ट ऑफ मिस्टेक्स। और आपका पूरा इतने सारे, आप इतनी 6 रीडिंग्स लिखते हो, 6 रीडिंग्स में आपको 1 मार्क मिलता है मुश्किल से, और आपने एक में 1 डिजिट भी गलत कर दिया तो आपका मार्क जा सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। तेज तो काम करना ही है, लेकिन प्रैक्टिस उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन चेक एवरीथिंग अगेंस्ट द मार्किंग स्कीम, एवरीथिंग। हल्का सा भी डाउट हो पूछो, ताकि चीजों में इस छोटी मोटी गलतियां ना हो, ठीक है। ओके, सो ये आसान है, 3 डेसिमल प्लेसेस में सारे आ जाएंगे। सो लेट्स जस्ट कॉपी ऑल द वैल्यूज ओवर हियर। तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज डालते हैं, और ये हमारा सेकंड रो हो गया। एंड एज यू कैन सी एवरीथिंग इज इन 3 डेसिमल प्लेसेस। सो फार सो गुड, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब इस रूल को भी हमने साइड पे किया। अब हम चीजें नीट रखते हैं और आगे चलते हैं। हम LGT कैलकुलेट करना है, LGT कैलकुलेट करना है, बट उसके अंदर अपनी अनसर्टेनिटीज भी आपने जो है वो इंक्लूड करनी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लॉ LGT। सबसे पहले तो LGT की वैल्यू निकालोगे। अब दोबारा से LGT के अंदर मुझे ये देखना है बेटा कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो T, मुझे इसको देखना है, ये वाला कॉलम देखना है, इस कॉलम में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एवरीथिंग इज इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पे एवरीथिंग विल बी 3 डेसिमल प्लेसेस। सो लेट सपोज अगर मैं पहले रो में डालता हूँ log 10 और फिर उसके अंदर डालता हूँ 1.96, माई कैलकुलेटर स्पिट्स आउट 0.29 0.2922 आई डोंट नो 5 और वट एवर। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.292। हाउ डिड आई नो द फॉर्मूला फॉर T? वो क्वेश्चन में कुछ डिटेल दी हुई थी, समी ने एक बेसिक सी बात की हुई थी कि स्टूडेंट ने 10 ऑसिलेशंस का डेटा लिया था और कैपिटल T जो है वो एक ऑसिलेशन का है, तो इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे अलग से लिख दिया, सो दैट वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट राइट नाउ, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन तो नहीं कर रहे ना, हम फोकस प्रैक्टिस कर रहे हैं टेबल की सिर्फ। तो वो क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाता है, इट वाजंट दैट कॉम्प्लिकेटेड। जैसे आप पेंडुलम के अंदर 10 ऑसिलेशंस का टाइम लेते हो, फिर 1 ऑसिलेशन का टाइम कैसे आता है, 10 से डिवाइड करके। सो इट वाज जस्ट दैट। ओके ओके, तो भाई ये 3 डेसिमल प्लेस में सारी वैल्यूज आ जाएंगी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलें और इसको भी करें। अब मेन पंगा कहाँ पे आएगा, अनसर्टेनिटीज के अंदर आएगा। तो सबसे पहले तो आप सारी वैल्यूज लिख दें और साथ ही प्लस माइनस लिख दिया करें, ताकि आप भूल ना जाए कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी चाहिए। देखो जो जो चीजें रिक्वायर्ड है मैंने नीचे स्टेटमेंट के अंदर हाईलाइट की हैं, 4 चीजें येलो में हाईलाइट की हुई, बिकॉज आई नो कि 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। भूलना नहीं है कुछ भी कि आप वैल्यूज कैलकुलेट करके भाग गए और अनसर्टेनिटीज आपने की नहीं। अब अनसर्टेनिटीज वाले में सबसे ज्यादा ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन आती है और जरा कंफ्यूज होने का चांस होता है, ठीक है। सो व्हाट विल वी डू, अब हम जल्दी से देखते हैं कि लॉग के अंदर अनसर्टेनिटी निकालने का कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीका भी है क्या। नहीं है। अच्छी बात यह है कि लॉग्स के अंदर कॉम्प्लिकेटेड कोई तरीका है ही नहीं अनसर्टेनिटी निकालने का। इट इज सिंपली LGT मैक्सिमम माइनस LGT की नॉर्मल वैल्यू। क्या करना है यहाँ पे, LGT की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है और LGT की नॉर्मल वैल्यू लेनी है, और बस खत्म। तो हम ये करते रहेंगे और हमारे पास यहाँ पे अनसर्टेनिटीज आती जाएंगी। बस एक बात का ख्याल रखना है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आप 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके लिखते हो, ठीक है। सो लेट्स टेक अ लुक एट फर्स्ट एंड सेकंड रो, और फिर बाकी जो है वो ऑब्वियसली हम आराम से कर लेंगे। सो मेथड 1 क्लियरली लिखा हुआ है, मेथड 1 डज नॉट वर्क विद लॉग्स। जो मेथड 1 था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे जो हमने लगाया था वो काम ही नहीं करता। सो LGT मैक्सिमम ये रहा आपके पास, और LGT की नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। और T जो है वो इटसेल्फ T/10 से कैलकुलेट हुआ था, बट वी डोंट नीड टू नो दैट, क्योंकि हम जो है वो T का टेबल पूरा फिल आउट कर चुके हैं। सो यहाँ पे, हाँ, एक मिनट, एक छोटी सी बात जो है वो इसको ध्यान यहाँ पे रखनी पड़ेगी। सो लेट मी एक्सप्लेन इट स्लोली द फर्स्ट रो एंड देन हम स्पीड से बाकी रोज को देख लेंगे। सो यहाँ पे मैंने क्यों लिखा ये अलग से कैपिटल T का फॉर्मूला क्यों लिखा। देखो बेटा, तुम्हारा जो T है, बड़ा वाला T, उसकी तुम्हारे पास अनसर्टेनिटी इस टेबल में नहीं है, क्योंकि तुमसे मांगी भी नहीं थी। स्मॉल T की है हाउएवर,
सो या तो आप इसकी सबकी लिखो पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आगे पीछे करके, ठीक है, तो उससे जो है वो आपके पास थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, एडिशनली आपको थोड़ा सा स्टेप करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला यार देखो मेरी बात सुनो, आपको जब एल जी टी निकालना ही है, कैपिटल टी, तो उसमें आपको पता है कि आपको स्मॉल टी अपॉन टेल डालना है, स्मॉल टी अपॉन टेल डालना है। तो आप स्मॉल टी की वैल्यूज जो है वो टेबल से देख के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, अपॉन 10 करें, कैलकुलेटर के अंदर एक दफा अपना फॉर्मेट बना लेते हो ना आप, कैलकुलेटर में एल जी लिखो, 10 लिखो, और एल जी के ब्रैकेट में आके फ्रैक्शन का बटन दबा लो, और डिनोमिनेटर में उसके 10 लिख दो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज यू पिक अप योर कैलकुलेटर, और आपने कैलकुलेटर में लॉग का बटन दबाया, ये वाले डब्बे में क्या लिखोगे बेटा, ये वाले डब्बे में आप ऑलरेडी 10 लिख दोगे। उसके बाद जो ये वाला बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आप फर्दर एक फ्रैक्शन का बॉक्स बना लोगे, और इस फ्रैक्शन के बॉक्स के अंदर भी यहाँ पे आप 10 लिख दोगे। दिस इज ऑब्वियसली इनसाइड द ब्रैकेट्स, राइट, इन योर कैलकुलेटर। और यहाँ पे आप टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओगे, जहां पे आपको नॉर्मल टी डालने हैं वो इधर डालोगे, टी की जो एक्चुअल वैल्यू है टेबल से वो डालोगे, और यहाँ पे आप टी की ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू डालोगे, ताकि आपका आराम से आंसर आ सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम जल्दी से देखते हैं कि भाई ये मैंने यहाँ पे 19.6 यहाँ पे कैसे लिखा, 19.6 अपॉन 10 क्यों लिखा, बिकॉज इन द टेबल इट वाज सिंपली इन द फर्स्ट रो 19.6, so दैट्स इट, यहाँ पे 19.6 लिख दिया। लेकिन टी मैक्सिमम के लिए क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 19.6 नहीं लिखूंगा, 19.8 लिखूंगा, बिकॉज दैट वाज 19.6 प्लस माइनस 0.2। ओके, अच्छा अमान, आपका जो सवाल है उसको जरा गौर से सुन लें। अगर आप कह रहे हो कि आप, तीन तरीके हैं, एल जी टी मैक्सिमम माइनस मार्किंग स्कीम में, क्योंकि आप लोग खोल के देखोगे अपने आंसर चेक करोगे, तो आप बिफोर देयर इज एनी डाउट सेट्स इन, तो आई एम टेलिंग यू ऑल द थ्री मेथड्स जो जिससे कैलकुलेट हो सकती है अनसर्टेनिटी। दूसरा मेथड है एल जी टी मिनिमम माइनस एल जी टी। इससे आपके पास ऑब्वियसली आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में से माइनस कर रहे हो, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो, बट यू कैन इग्नोर द माइनस साइन। तीसरा मेथड ये है जिसमें आप एम ही फजूल की ख्वारी करोगे, आप एल जी टी मैक्सिमम यहाँ रखोगे, एल जी टी मिनिमम यहाँ रखोगे, और उसको डिवाइड बाय 2 करोगे। सर इट्स ऑब्वियसली एक्स्ट्रा वर्क, यू डोंट नीड टू डू दैट, दैट्स व्हाई आई जस्ट गो विद द फर्स्ट मेथड ऑलवेज। ओके, आपको पता है बाकी के तो अच्छी बात है, बट देयर इज रियली नो नीड टू गो फॉर द अदर टू, स्पेशली तीसरा वाला तो बिल्कुल फजूल में एक्स्ट्रा टाइप है। समझ गए, सवाल क्लियर हो गया अमान? अमान बेटा तुमने क्वेश्चन किया था, क्लियर है? ओके गुड। सो भाई ये सबको समझ में आ गया यहाँ पे स्टेप पे मैंने क्या किया है? इज एवरीथिंग क्लियर? दिस स्टेप इज क्लियर? कैलकुलेटर से आया था 0.0044, सो ऑब्वियसली आई राउंड इट ऑफ टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो मैं वहां जाके ऊपर लिख दूंगा प्लस माइनस, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 0.004। ओके, तो अब इसी तरह मैंने बाकी के भी करते रहने हैं, एंड आई जस्ट कंप्लीट द होल टेबल, एंड सिंस देयर इज नो अदर मेथड, देयर इज ओनली वन सेट ऑफ अनसर्टेनिटीज, एंड हमारे पास ये टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आप जब मार्किंग स्कीम देखोगे चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है या गलत, तो उसमें लिखा हुआ होगा कि अनसर्टेनिटी इस रेंज से लेके इस रेंज के अंदर अंदर होनी चाहिए, उससे थोड़ी सी शायद बड़ी रेंज लिखी हुई हो, बट एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ अनसर्टेनिटीज नहीं लिखी हुई होंगी। आई डोंट नो व्हाई टू डू दैट, लेकिन बस इसी तरह है, क्योंकि उनको पता है कि मल्टीपल मेथड्स हैं, ऑल द लॉग्स में अनसर्टेनिटी निकालने का कोई और मेथड आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यही मेथड है। सो अभी तक सब समझ में आ रहा है, सब क्लियर है? अगले टेबल पे जा सकते हैं। आई डोंट नो इफ देयर इज अनदर एग्जांपल, शुड वी गो टू द नेक्स्ट वन? ओके, देयर इज अनदर एग्जांपल एंड देयर इज वन आफ्टर दैट एज वेल, बट वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। तो हम एक एग्जांपल आज और करते हैं, और इन्हीं एग्जांपल में मैंने पूरी वेरिएशन डालने की कोशिश की थी। मैंने कहा हर किस्म का हो जाए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला भी हो जाए, रेसिप्रोकल वाला भी हो जाए, और आपका जो लॉग्स वाला है वो भी हो जाए। तो असल मसला तो लॉग्स का ही होता है ना, बाकी चीजें तो आसान सी हैं। सो जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। आई गेस विल जस्ट रिमूव द आंसर्स फ्रॉम ओवर हियर।
एक सेकंड देना मुझे। ओके, आओ इस पे बात कर लें हम। तो मैंने सिग्निफिकेंट वाली चीज नहीं हटाई इसमें यहाँ पे, बिकॉज देयर इज अ स्लाइट कॉम्प्लिकेशन ओवर हियर, सो विल डिस्कस इट फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, व्हाट आर यू गिवन, और इसमें कुछ टेंस की पावर भी इन्वॉल्व है, सो वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट। अब देखो थोड़ी सी बात जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। एक चीज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना है। ये बहुत माइन्यूट सी चीज है, लेकिन इससे आपकी पूरी वैल्यूज गड़बड़ हो सकती है और आपका सारा ग्राफ भी आगे पीछे हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आर की वैल्यू 129, 181, 422, 671 लिखी हुई है, राइट। लेकिन उन्होंने बताया था कि सारी वैल्यूज जो है ऑटोमेटिकली दे आर मल्टीप्लाइड टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। सो व्हेनेवर यू राइट 129, r is not actually 129, it's 129 times 10 to the power 6। I hope that makes sense। इसी तरह t की वैल्यू भी, जैसे ये 24 है, ये 24 नहीं, it's actually 24 times 10 to the power 3 seconds, right। तो ये है आपकी t की और r की वैल्यूज। लेकिन जब वो तुमसे कहते हैं कि बेटा LGR निकालो, LGR निकालो, अब व्हाट यू हैव टू थिंक इज कि इन्होंने ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इसको इस तरह भी लिख सकते थे, राइट। इस ब्रैकेट को ये ऐसे भी लिख सकते थे। ये समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दे कुड हैव आल्सो रिटन इट लाइक दिस। क्या किया मैंने, मैंने ब्रैकेट के अंदर 10 की पावर 6 डाल दी है ऑलरेडी। व्हाट डज दैट मीन, इस बात का मतलब ये है कि जब अगर ऐसे होता और मैं LGR को कैलकुलेट कर रहा होता, तो मुझे कैलकुलेटर के अंदर एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 129 डालना होता, एंड देन whatever would have been the answer I would have included it। मैं यहाँ पे 129 डाल के फारिग हो जाता और जो वैल्यू आती वो मैं यहाँ लिख देता। समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन उन्होंने यहाँ पे 10 की पावर 6 अभी नहीं लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन्होंने इस तरह दिया हुआ है मुझे कि 10 की पावर 6 नहीं लिखा, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक्चुअली यहाँ पे r की वैल्यू 129 नहीं लिखनी, बल्कि 129 टाइम्स 10 टू द पावर 6 लिखनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं। सो टेबल हेडिंग्स यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू लुक एट देयर यूनिट्स। ये बहुत की चीजें हैं और छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं, पर आपको बहुत पक्का होना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। डू एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, ताकि आप जो है ना थोड़ा सा इन चीज़ों को याद कर सकें, और आप जितना ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन से अपने आप को गुजारोगे, आप उतने ही पक्के हो जाओगे। कॉन्फिडेंट होकर जाना है एग्जाम में। कोई भी ऐसी सिचुएशन, एवरी टाइम व्हेन देयर इज नो पावर इन द यूनिट, नहीं ना, पावर कभी कभार डाल भी देते हैं वो यूनिट में, पावर डाल भी देते हैं यूनिट में। आई मीन लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये तो लॉग वाली नहीं है, ये भी लॉग वाली नहीं है। ओके लुक, यहाँ देखो। ओके अब इसमें तो आर की वैल्यूज भी नहीं है मेरे पास, लेकिन पहले मैं आर कैलकुलेट करूंगा। बट सी, एलजी के साथ क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10 टू द पावर 3 और फिर उसके बाद ओम्स लिखा हुआ है। सो इफ दे डू दैट, देन जो भी यहाँ आर की वैल्यू होगी वो मैं एज इट इज एलजी के अंदर डाल दूंगा ब्रैकेट में। मैं 10 की पावर 3 नहीं लगाऊंगा। अगर उन्होंने, देखो सिंपल रूल है, इधर आओ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अभी आपको जो मैंने बात बताई उसको देख के जरा उसको लेट मी पुट इट इनटू वर्ड्स एंड मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। If they write the power over here, then you don't need to write the power over here, okay। But if they don't write the power over here, तो इसका मतलब उन्होंने कहा r की एक्चुअल वैल्यू डालेंगे यहाँ पे और आपने पावर डालनी है। Does that make sense? Am I making sense? अगर उन्होंने पावर, ओके बस सही है, बात समझ में आ गई। So let's not repeat it again and again। चलो अब आगे बात चलते हैं। इस टेबल में थोड़ा सा मसला ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल प्लेसेस थोड़ी सी आगे पीछे तरह वेरी कर रही हैं चीजें, थोड़ी सी वेरिएशन। अगर आप आर की सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो तो ऊपर 3 सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट होता है और एंड में जाकर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में भी वो तब्दील हो रहा है। ऑल्दो यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट टू बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप आखिरी वाला जो लास्ट जीरो है इसको इनसिग्निफिकेंट फिगर भी कह सकते हो, ठीक है, उसको भी 3 में कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बट आपकी मर्जी होती है इस वाले केस में, ये जो आखिरी वाला जीरो होता है ना विदाउट डेसिमल,
टी के अंदर देखो तो टी में क्लियर डिफरेंस है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर से चीज स्टार्ट होती है, फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे चली जाती है, आखिरी वाली वैल्यू को यू कैन कंसिडर इट एज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर एज वेल एज 4, बट अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को देखें तो हम चलो इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब बात सारी ये है कि LGR को जब कैलकुलेट करने जा रहे हो तो उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं इंक्लूड करनी, तो LGR की वैल्यू बस एज इट इज कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स लुक एट क्या डालेंगे आप यहाँ पे अपने ब्रैकेट के अंदर, आपको मैंने बता दिया, आप अपने कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यू डालोगे। अब जब ये डालते हो कैलकुलेटर में तो क्या आता है बेटा, देखो कैलकुलेटर में आपने बेटा 10 की पावर इंक्लूड करनी है, कैलकुलेटर देता है 8.11058। व्हाट डू आई डू? ऑब्वियसली हमने ये बात समझी हुई है कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इस वैल्यू के अंदर, लॉगरिथम वाली वैल्यू के अंदर उतने ही डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू होनी चाहिए। सो दीज आर, पहली रो से लेके चौथी रो तक देयर इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो पहली रो से लेके चौथी रो तक आई विल कीप हाउ मेनी, 3 डेसिमल प्लेसेस इन दिस रो। इस रो की मैं बात कर रहा हूँ, तो 3 डेसिमल प्लेसेस में मैं अपना जवाब दूंगा। 8.111 हो गया। ये देखो ये वैल्यू, इसको 1 बनाया क्योंकि ये 5 थी। आर वी क्लियर? तो यहाँ पे आ गया, पहली वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। उसके बाद एक और आप वैल्यू देख सकते हैं, बल्कि एक ही रो यहाँ पे की हुई, एक एग्जांपल दिखाई हुई है, तो आई गेस यू कैन जस्ट डू इट इन योर कैलकुलेटर एंड चेक आउट ऑल द अदर वंस। अब आखिरी की 2 वैल्यूज देखो, आखिरी की 2 वैल्यूज जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, बट मैंने कहा था यू कैन ऑल्सो कंसिडर देम टू बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा यही होता है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, कंफ्यूजन कम रहती है, ग्राफ की प्रिसीजन भी जरा सेम रहती है। तो अच्छा यही होगा कि आप यहाँ पे इसको भी 3 डेसिमल प्लेस में कंटिन्यू कर लो, लेकिन आप डाल सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू इट टू 4 डेसिमल प्लेसेस एंड यू विल सी इट इन योर मार्किंग स्कीम के दोनों तरीकों से लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 3 डेसिमल प्लेस और 4 डेसिमल प्लेस दोनों में लिख सकता हूँ, बट मैंने यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस में ही किया है। एंड यू कैन सी कि सारी वर्किंग जब मैं यहाँ से उठा के कॉपी करूंगा तो आप देख लो, आपको पूरा पैटर्न नजर आ जाएगा कि व्हाट हैव आई डन। So here are all the values of LGR and you can see पहली रो 3 डेसिमल प्लेस, दूसरी, तीसरी, चौथी, all 3 decimal places. But then as I move on to the last 2 rows, I've included 4 decimal places. ठीक है? Could have been 3 as well. Could have been 3. Okay. Now moving on to LGT. LGT की वैल्यू कैलकुलेट होगी कैपिटल T से। अगेन यहाँ पे पावर लगी हुई है तो दैट मींस दिस इज 24 टाइम्स 10 to the power 3, नॉट जस्ट 24। और यहाँ पे इन्होंने पावर नहीं लगाई हुई, तो इसका मतलब मुझे पावर लगानी है। तो जब मैं कैलकुलेट करूंगा LGT को तो देखो मैंने पावर यहाँ पे लगाई है, मेरे पास ये वैल्यू आई कैलकुलेटर से, मैंने इसको 2 डेसिमल प्लेस में क्यों राउंड ऑफ किया बेटा, ये देखो ये जो पहली 2 रो है इसमें टी की वैल्यू क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दी हुई है, तो मेरा आंसर होगा 2 डेसिमल प्लेसेस में, राइट। सो तो पहले जो 2 रोज हैं उसके अंदर आप देख सकते हो कि मैंने आंसर 2 डेसिमल प्लेस में दिया हुआ है। इज दिस ऑल क्लियर? आंसर 2 डेसिमल प्लेस में दिया हुआ है, ठीक है बेटा, सब समझ में आ रहा है अभी तक? अब अगली जो चारों रोज हैं उसमें आंसर यू कैन से के पहली अगली 3 में तो डेफिनेटली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, लास्ट वाली में आर्ग्यूबल के 3 है या 4 है, आप 4 भी कर सकते हो, आप 3 भी कर सकते हो, हमने 3 मान लिया और हमने कहा कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं। तो ये अगली 4 वैल्यूज जो है वो मैंने, ये जो आखिरी की जो रोज बची हैं इसके अंदर 3 डेसिमल प्लेस के अंदर सारी वैल्यूज डाली, तो 3 डेसिमल प्लेस में डाली यहाँ पे वैल्यूज एंड लेट्स जस्ट ब्रिंग देम टू द टेबल। और ये हो गया हमारे पास टेबल के अंदर वैल्यूज तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अब रह क्या गया टेबल में, अब टेबल में रह गई है हमारी अनसर्टेनिटीज, सही है। तो ये हमारी जो है वो आज की क्लास की प्रॉब्ली लास्ट चीज होगी, लास्ट कॉलम का लास्ट वैल्यू की अनसर्टेनिटी रह गई है सर, ठीक है। तो अब अनसर्टेनिटी एलजी में दोबारा से कैसे निकालते हैं, एलजी टी के अंदर अगर मुझे अनसर्टेनिटी निकालनी है तो अब क्या करेंगे बताओ, मेथड किसी को याद आ रहा है क्या करना होता है? कोई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला कॉम्प्लिकेटेड रूल तो है नहीं यहाँ पे। सो व्हाट डू वी डू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस एक्चुअल, इनमें से कौन सा वाला सही है, इनमें से कौन सा वाला सही है? सेकंड वाला सही है, मैक्सिमम माइनस एक्चुअल करना है। अगर मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे फिर उसको,
So why you don't need to do that extra step. So just maximum minus actual या minimum minus actual. तो अब maximum जो है maximum minus minimum और ये वाला जो है इसमें again वही बात हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं. So LGT max minus LGT. अब यहाँ पे एक और बात थी, भूलना मत बेटा, ये 10 की पावर 3 10 की पावर 3 नहीं भूलनी, ये रहेगी यहाँ पे. डोंट फॉरगेट दिस 10 की पावर. ओके, सो इट्स नॉट जस्ट LG24, इट्स LG24 टाइम्स 10 टू द पावर 3. ये तो एक्चुअल वाला था. ये 28 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था 28 24 प्लस माइनस 4, तो 24 प्लस 4 किया, यहाँ पे आ गया 28, 10 to the power minus 3 हो गया, and this becomes 0.06694. Obviously this is an absolute uncertainty, it should be written to one significant figures, so I wrote it as 0.07 और ये मेरी पहली रो की absolute uncertainty हो जाएगी 0.07. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है. उसके बाद आप इसी तरह चलते जाओ, करते जाओ करते जाओ. 2 रोज मैंने आपको करके दिखाएंगे, एक आपको लास्ट रो भी मैंने करके दिखा दी है. लास्ट रो का भी एक दफा हम वर्किंग देख लेते हैं. तो हमारी लास्ट रो कहाँ पे बेटा? ये रही हमारी लास्ट रो. इफ यू लुक एट द लास्ट रो, ये वाली वैल्यू है और हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डालनी है. तो हम क्या करेंगे? LG 1420 करेंगे. 1420 राइट. कहाँ पे आएगा LG 1420? यहाँ पे आएगा. टाइम्स 10 टू द पावर 3 ऑब्वियसली करना है. और यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस 15 था तो ये 1435 बन गया. टाइम्स 10 टू द पावर 3 ऑब्वियसली करना है. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक्चुअल में कैलकुलेटर से क्या आई थी, इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में कर दिया तो 0.005 बन गया और मैंने यहाँ पे डाल दिया. और फिर उसके बाद ऑब्वियसली मैं आराम से अपना सारा डाटा फिर सुकून से बाकी की रोज का जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूंगा. और बस ये बात याद रखो कि पहली रो आराम से करनी है समझ के, दूसरी रो में थोड़ा सा उसको चेकआउट कर लेना है कि भाई मेरी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है एंड आई एम गेटिंग एवरीथिंग राइट, एंड देन वंस यू आर डन विद 2 रोज यू कैन जस्ट स्पीड अप. ठीक है, और फिर स्पीड में आप काम कर सकते हो. नाउ आई हैव मेड एक्सेप्शन इन अ फ्यू प्लेसेस ओवर हियर एज यू कैन सी. कहीं कहीं मैंने जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दी है. इट्स फाइन, इट्स ओके, मसला नहीं है. लेकिन ज्यादातर पसंद ये किया जाता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें. 0.07 है, 0.04 है, इसको 0.02 ही लिखना चाहिए था. आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट. देयर इज रियली नो नीड. आई कैन जस्ट डू इट. इसको मैं मिटा सकता हूँ, इसको मैं मिटा सकता हूँ, इसको मैं मिटा सकता हूँ. रियली आखिरी वाली बहुत कम आ रही है, 0.005 आ रही है, तो उसका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है मामला. बट दैट्स बेसिकली इट. ठीक है, तो प्रैक्टिस करो बेटा. अभी सवाल तो शायद जहन में ना आए क्योंकि मैंने करके दिखाया है, आपको सब लग रहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, बट जब आप करने बैठोगे तो आप कंफ्यूज होगे. और जब आप करने बैठो कंफ्यूज हो तो पहले वीडियो को रेफर कर लेना और उसके बाद अगर ना समझ में आया तो फिर बेशक मुझसे पूछ लेना. वीडियो को, मार्किंग स्कीम को रेफर करो एंड देन इफ यू डोंट गेट इट देन ऑब्वियसली यू कैन मैसेज मी एज वेल एंड आई कैन लुक एट द क्वेश्चन. थोड़ा सा सोच समझ के टाइम निकाल के उसको भी मैं जवाब कोशिश करके दे दूंगा. ठीक है, चलो आई गेस दिस इज इट. तो अब हमारा क्वेश्चन 2 के अंदर आपको पता है कि मैंने आपको पूरा पेपर का क्वेश्चन 2 का पैटर्न दिखाया था. क्वेश्चन 2 के पैटर्न में आपने ये चीज सीख ली है कि पार्ट ए कैसे करना है. राइट, पार्ट ए कैसे करना है ये चीज आपने सीख ली मेरे साथ. अच्छा, अब हमने बेसिकली पार्ट बी भी करना सीख लिया. अब हमारा मेन पार्ट है पार्ट सी, जहाँ पे आप बहुत सारे मार्क्स स्कोर कर रहे होते हो. इसमें ग्रेडियंट वगैरह भी आ जाता है. सो आपने ग्राफ प्लॉट करना है. ग्राफ के अंदर पॉइंट्स के साथ ही एरर बार भी इंक्लूड करने हैं. एरर बार कैसे प्लॉट करते हैं आपको बताऊंगा. एंड देन फिर उसके बाद आपने अपनी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनानी है. 4 मार्क आपके ग्राफ पे वर्किंग करने के हो गए और फिर 5वां और 6ठा मार्क 2 मार्क आपको जो और मिलेंगे वो ग्राफ से ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट निकालने के होंगे. ठीक है, और ग्रेडियंट की भी अनसर्टेनिटी इंक्लूड करनी है. देख रहे हो? सो एवरीथिंग इज एडिशनल नाउ. जो जो आपने ATP में IGCSE में किया था या P3 में, P3 तो तुम लोगों का एग्जाम था, तो क्या नाम है, अब आप यहाँ पर अगर नोटिस करें तो आपने सिर्फ पॉइंट्स नहीं बनाने, एरर बार्स भी बनाने, सिर्फ बेस्ट फिट लाइन नहीं बनानी, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन भी बनानी है, सिर्फ ग्रेडियंट नहीं निकालना, ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी भी निकालनी. तो आपकी सारी वर्किंग डबल हो गई है. ठीक है, तो प्रैक्टिस के साथ स्पीड बढ़ेगी तो ये काम सारा हो जाएगा. ठीक है, एंड देन वंस यू डू द ग्राफ एंड एवरीथिंग then you do these last few parts which again involve some calculation and some uncertainties, और ये पार्ट भी इंशाल्लाह हो जाएंगे. इसके अंदर हमें फिर वही अनसर्टेनिटीज वाले जो रूल्स हैं सारे वो लगाने पड़ते हैं. सो अगली 2 क्लासों के अंदर, 2 नहीं तो 3 क्लासों में एक एक क्लास रोज रखेंगे तो ये हो जाएगा. ठीक है, चलो, थैंक यू भाई.
अल्लाह हाफिज़। यार क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 पहले करना है। मेरा इस बारे में कोई खास ओपिनियन नहीं है। वट एवर यू फाइंड ईजियर डू दैट फर्स्ट, दैट्स व्हाट आई विल से। तो किसके बारे में तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, पेपर खोलो, दोनों सवाल पढ़ लो, और जो तुम्हें लगता है जिसमें तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो वो कर लो पहले, ठीक है। आई गेस दैट्स व्हाट आई वुड से। पर्सनली आई फाइंड क्वेश्चन 2 टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो ईजियर।